हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे और पिछला लेक्चर में जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज समाप्त किए थे मेटल्स का या सॉलिड्स का। आज हम लोग जो है सॉलिड्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब उसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में जानेंगे। तो देखो, हम पहले ही कई बार बता चुके हैं कि यह जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसके बारे में पूरा का पूरा आपको चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में। तो वहाँ इतना समझ जाओगे कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है क्या। अभी बस हम लोग को इतना जानना है कि सॉलिड्स कैसे ये सारे प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, मान लो कोई वायर है, इससे करंट जा रहा है, तो करंट जाने के चलते इस वायर के अगल बगल एक फील्ड बनता है। जिस फील्ड में आप जाओगे तो आपको करंट लगेगा, झटका महसूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। उसी प्रकार से मान लो कोई मैग्नेट है, दो पोल होता है नॉर्थ और साउथ, तो इस मैग्नेट के चलते भी यहाँ एक फील्ड बनेगा ना, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। अब यदि कोई सब्सटेंस को इस फील्ड के अंदर रखोगे तो या इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, इसके बाहर रखोगे तो अट्रैक्ट नहीं होगा। या हो सकता है कि यहाँ रखोगे तो अट्रैक्ट हो या रिपेल भी हो सकता है। मतलब जब तक इसके फील्ड में नहीं जाएगा तब तक कोई बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर जो है सॉलिड्स का, तो इस मैग्नेटिक बिहेवियर कहने का मतलब हुआ कि यदि किसी सॉलिड सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या हुआ, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करेगा, या उससे दूर भागेगा, उसमें रिपल्सन होगा। तो इसके आधार पे जो है ना सॉलिड्स का कई क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले दो कैटेगरीज का, एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और दूसरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में दो आते हैं, मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और दूसरा मैग्नेटिकली डाइल्यूट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड में जो है तीन होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, उसके बाद फेरोमैग्नेटिक के बाद एंटीफेरोमैग्नेटिक और तीसरा होता है फेरीमैग्नेटिक। तो ये सब क्लासिफिकेशन कैसे है या क्या होते हैं ये सभी सब्सटेंस, इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। तो सबसे पहले हम लोग बात करें डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो यदि किसी सब्सटेंस को, जैसे हम बोले कि एक मैग्नेट है जिसमें दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, इसके चारों तरफ एक फील्ड डेवलप होगा जिसको हम लोग बोलने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। कैसे फील्ड वगैरह डेवलप होता है सब फिजिक्स में पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड। अब यदि कोई सब्सटेंस कोई फील्ड में रखें और फील्ड में रखने के बाद यह सब्सटेंस इससे दूर भागे, वीकली रिपेल्ड हो, रिपल्सन फील करे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल कर जाएगा। तो यदि कोई सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल्ड हो तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। कुछ फीचर्स हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के और वे क्या है सो देखो। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए यहां हम लोग एक दिखाते हैं टर्म, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। बहुत डिटेल में जानोगे इसके बारे में, चैप्टर जब पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड वहां। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए एक होता है टर्म मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो होता क्या है कि यदि कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है और उस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम पास करवा रहे हैं, जैसे मान लें कि कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास करवा रहे हैं ऐसे, तो जो सामने में जा रहा हो तो पास करेगा ही ऐसा। लेकिन जो यहाँ किनारे से जा रहा है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तो इसको जाना चाहिए इसके अंदर से, लेकिन ये क्या करेगा, इसको अवॉइड करेगा और अंदर से ना जा करके बाहर से जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो सब्सटेंस है मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड होता है, इसलिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसको अवॉइड करते हैं और इस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस से ना पास होकर के वैक्यूम से पास होना पसंद करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ से यदि कोई लाइन जा रहा है तो इसके अंदर से ना जा करके बल्कि ऐसे बाहर से पास करेगा ऐसे। तो पहला प्रॉपर्टी यही हुआ कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं
वे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को अवॉइड करते हैं, उससे पास ना हो करके वैक्यूम से पास होना पसंद करते हैं। पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है सो देखो, एक जो अभी हम बताए कि यहाँ कोई चुंबक रखे और इसके चलते जो फील्ड बना इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य मैग्नेटिक फील्ड, माने बाहर से जो लगा है फील्ड। आप यदि कोई यहाँ सब्सटेंस रखोगे तो देखो कोई भी सब्सटेंस लोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करे, जैसे इलेक्ट्रॉन तो मूव करते रहता है ना, तो उस चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट के चलते सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, दोनों। इसका मतलब हर सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। मेरे अंदर भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, इसमें भी है। और जब कभी भी चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट हो तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो यहां जो सब्सटेंस रखे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट के चलते सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब होता क्या है कि यह जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो जो एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, इसका डायरेक्शन और ये जो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने चुंबक जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, उसका डायरेक्शन होता है अपोजिट। क्या बोले कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसका डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और हम लोग वेक्टर का प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि यदि दो वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो तो वे दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और जब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ जो सब्सटेंस है वो इसके तरफ अट्रैक्शन फील नहीं करेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर से रिपेल कर जाए और इस सब्सटेंस काम करेगा डायामैग्नेटिक का। तो कोई पूछे कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस डायामैग्नेटिक क्यों है, तो इसका रीजन यही देना है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के चलते, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, उसका डायरेक्शन जो एक्सटर्नल या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इसके तुलना में अपोजिट होता है। अपोजिट डायरेक्शन होने के चलते ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और कैंसिल आउट कर देने से ही यह सब्सटेंस इसके तरफ अट्रैक्ट ना होता है बल्कि थोड़ा सा उससे रिपेल हो जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी हुआ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि यदि कोई सब्सटेंस को, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ चुंबक रखा हुआ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब बाहर से हम कोई सब्सटेंस लिए हैं, मान लो ऐसा, ठीक, इस सब्सटेंस का वेट की हम बात कर रहे हैं, मास नहीं, ये वेट मान लो अभी 5 kg, सपोज मान ले 5 kg है। अब यदि इस सब्सटेंस को तुम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो क्या होगा, इसका वेट डिक्रीज कर जाएगा। जो यहाँ 5 kg हो 5 kg नहीं रहेगा, इससे कम हो जाएगा, 2, 3 ऐसे करके। मास नहीं, हम वेट की बात कर रहे हैं। मास और वेट में अंतर है। मास क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना पदार्थ भरा हुआ है या कितना उसके अंदर मैटर कंटेंड है। और वेट क्या होता है, तो वेट एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है जो कोई भी ऑब्जेक्ट फील करता है, एक्सपीरियंस करता है अर्थ के साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स से जो अट्रैक्ट होता है। तो वेट एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है, मास अलग चीज है। तो हम क्या बोले कि यदि कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसका वेट कम हो जाता है। और वेट कम क्यों होता है, क्योंकि अभी इधर डेफिनेशन बताए कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होता है। तो जब इस सब्सटेंस को यहाँ रखोगे तो इससे दूर जाएगा, रिपेल होगा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स घटेगा। और जब अट्रैक्टिव फोर्स घटेगा तो ऑब्वियसली उसका वेट भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वेट एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना अधिक वेट शो करेगा और अट्रैक्शन जितना कम होगा उतना कम वेट शो करेगा। तो चूंकि यहाँ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ऊपर से थोड़ा बहुत रिपल्सन होता है, इसलिए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो वेट है वह मैग्नेटिक फील्ड में कम होता है, घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर केवल और केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जोड़ा लगा हुआ। हम लोग जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिटल्स में होते हैं। वो ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, डजंट मैटर, कोई भी ऑर्बिटल हो, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं ऐसे।
तो एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पेयर्ड होते हैं, ऐसा कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के चलते सब्सटेंस डायामैग्नेटिक होता है। कैसे, ये भी आगे हम जो है बताएंगे। तो ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के कुछ फीचर्स हुए कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा थोड़ा सा। दूसरा कि जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास करवाओगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस से तो वह उसको अवॉइड करेगा, वो वैक्यूम से जाना पसंद करेगा। तीसरा कि एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए कैंसिल आउट करके रिजल्टेंट जीरो हो जाना है। उसके बाद कि एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो वेट होता है मैग्नेटिक फील्ड में वह कम होता है, क्यों? क्योंकि वह रिपल्सन शो करता है। और लास्ट में कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर केवल और केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे NaCl, ये जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, या कोई मॉलिक्यूल ले लो, H2 ले लो, N2 ले लो, हैं CO2 ले लो, ये सभी जो है डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, रिपेल होंगे उससे, क्योंकि इनमें से किसी के अंदर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है ये पता करना हो तो सिंपली उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो, उसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जितना बात बताए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में, उसी का सारा उल्टा कर दो तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। उसी का सारा बात यदि हम लोग उलट दें तो वही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाना है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की अब हम लोग बात करते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है अप्लाइड, माने एक चुंबक है, इसमें फील्ड बना है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ कोई सब्सटेंस रखे। अब यदि यह सब्सटेंस इसके तरफ अट्रैक्ट हो, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कि इफ यह सब्सटेंस इज वीकली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देन इट इज कॉल्ड ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब क्या होगा कि यदि कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और इससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास करवा रहे हो, तो जो सामने से जा रहा है वो तो पास करेगा ही। अब यदि कोई ऐसे किनारे से जा रहा है, किनारे देखो इसको बाहर जाना चाहिए था लेकिन बाहर ना जाकर के अट्रैक्ट होगा और इसके अंदर से जाएगा। वैसे इधर था तो बाहर से जा रहा था लेकिन बाहर से नहीं बल्कि इसके अंदर से अट्रैक्ट होकर के जाएगा। तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं वे वैक्यूम से ना जा करके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से जाना पसंद करते हैं। डायामैग्नेटिक में उल्टा था, उसमें सब्सटेंस के अंदर से नहीं बल्कि वैक्यूम से जाना पसंद करते थे, इसमें वैक्यूम से नहीं बल्कि सब्सटेंस के अंदर से जाना पसंद करते हैं। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। तीसरा प्रॉपर्टी कि एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है जिसको हम लोग इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के चलते, तो इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। सेम होने के चलते दोनों वेक्टर एक दूसरे को रिइंफोर्स कर देंगे, ओवरऑल मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। मैग्नीट्यूड बढ़ जाने से क्या होगा कि यह सब्सटेंस इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। मतलब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या था कि उसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट था। इसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? सेम है। इसके चलते जो है यह सब्सटेंस इधर अट्रैक्शन फील करता है। अगला कि यदि कोई सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में जा करके वे करोगे, उसका वजन निकालोगे, वेट हम बोल रहे हैं, भार, वजन नहीं भार, वेट, तो उसका वेट बढ़ जाता है। माने बाहर में यदि सब्सटेंस 5 kg है और इसी को यदि तुम इसके अंदर जाकर के वेट निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड में तो यह बढ़ जाएगा 5 से। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ जाने के बाद ये अट्रैक्शन फील किया और बताए कि वेट एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ने से वेट भी क्या होता है? बढ़ जाता है। इसीलिए एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का वेट मैग्नेटिक फील्ड में ज़्यादा होता है। और एक्सपेरिमेंटली जो है इसको ऑब्जर्व किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉज मैग्नेटिक बैलेंस। माने एक तराजू जैसा होता है मशीन जिससे तौला जाता है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस में सब्सटेंस को, जिसको हम लोग गॉज मैग्नेटिक बैलेंस बोलते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंटल एपरेटस से जो है ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। उसके बाद जो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, ये रहना ही है। माने अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं तो कुछ ऑर्बिटल्स में ऐसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन पेयर्ड के अलावे उनके अंदर कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं।
डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में था कि उस सब्सटेंस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे सारे पेयर्ड थे, दो दो करके। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड तो होंगे ही, पेयर्ड के अलावे कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब यदि किसी सब्सटेंस में पेयर्ड के अलावे कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हो तो इस प्रकार के सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं और ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, मान के चलो जिंक डबल प्लस है ट्रांजिशन मेटल आयन या इसका कोई कंपाउंड, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, ऑक्सीजन गैस है, B2 मॉलिक्यूल है। तो ये सभी जो होते हैं ये सभी चुंबक के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब हुआ कि इन सबों में कुछ ना कुछ अनपेयर्ड है, केवल अनपेयर्ड नहीं होता है, पेयर्ड के अलावे कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर क्यों किसी सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से वह मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होता है और केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से वह मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है। तो इसको हम लोग जानेंगे, ऑरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कैसे आता है, मतलब वह मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट क्यों होता है, इसको हम लोग सीखेंगे। ऑरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। देखो पहले ही बताए हैं कि यदि कोई चार्ज्ड पार्टिकल मोशन में हो तो उसके चलते सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस्ड होते हैं। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, हम लोग देखते हैं। हर एक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन जो है वह न्यूक्लियस के बाहर है और वह न्यूक्लियस की तरफ वो मोशन शो करता है। मान लें कोई सब्सटेंस है, इसका बीच में न्यूक्लियस है और कोई इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है। ऐसा हम लोग क्या पढ़े कि इलेक्ट्रॉन का दो प्रकार का मोशन होता है, एक स्पिन मोशन, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में मूव करता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा कि यह न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है जिसको हम लोग ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे अपने ही एक्सिस पे मूव कर रहा है इस प्रकार से, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पिन मोशन। क्या बोलते हैं? स्पिन मोशन। और यदि यही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसा मूव करे तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल मोशन। तो ये दो प्रकार के मोशन होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का दो प्रकार का मोशन है तो उसके चलते से जो है दो प्रकार के यहाँ जो है मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो प्रोड्यूस होगा। तो एक स्पिन मोशन के चलते सपोज यहाँ प्रोड्यूस हुआ और दूसरा न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव किया ऑर्बिटल मोशन, तो इसके चलते भी यहाँ प्रोड्यूस हुआ, डायरेक्शन शो कर रहा है। तो यह जो दो मोशन से प्रोड्यूस हुआ है यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मोशन के चलते मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम के टर्म में दिखलाते हैं। तो स्पिन मोशन के चलते जो प्रोड्यूस हुआ इसको हम लोग बोलेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े इसके बारे में, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। और ये ऑर्बिटल मोशन के चलते जो प्रोड्यूस हुआ इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो दो प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मोशन के चलते दो प्रकार का एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और दूसरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और इस एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है तो ये यदि अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है तो इस डायरेक्शन में फिर प्रोड्यूस होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। उसी प्रकार से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। एडवांस कंसेप्ट है, इसको आगे पढ़ोगे कई बार रिवाइज करके। अभी बस इतना समझना था कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन है वह मोशन में है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल का मोशन के चलते मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन के केस में हम लोग एक को स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, दूसरे को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और जहां भी एंगुलर मोमेंटम स्टोर हो वहां मैग्नेटिक मोमेंट भी प्रोड्यूस होना है।
तो एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का डायरेक्शन एकदम क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे यहाँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का अपोजिट उसका मैग्नेटिक मोमेंट हुआ, वैसे ही स्पिन एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हुआ। अब इसी मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पर हम लोग पता करते हैं, ई मैग्नेटिक मोमेंट जितना ज़्यादा होगा ना, वह सब्सटेंस के अंदर उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उतना ज़्यादा उसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो है स्ट्रेंथ होगा। अब क्या होता है कि जैसे किसी सब्सटेंस के अंदर यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हम लोग क्या पढ़े कि एक ऑर्बिटर में जब ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज घूमेगा, तो जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसका स्पिन मोशन एंटी क्लॉकवाइज रहेगा और उसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट जो प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन मान लें हम लोग कुछ ऐसा है, इस प्रकार से। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो क्लॉकवाइज स्पिन मोशन में है, तो उसके चलते जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा उसका डायरेक्शन तो इससे जस्ट अपोजिट होगा। क्योंकि दो इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन मोशन है उसका डायरेक्शन एकदम अपोजिट है, तो उसके चलते जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा उसका भी डायरेक्शन तो एकदम अपोजिट होगा। अब दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों कैंसिल आउट कर दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों के मूवमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, स्पिन मोशन का डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। और जब जीरो हो जाएगा तो फिर ऐसे सब्सटेंस जो है डायामैग्नेटिक हो जाएंगे, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन मान लो कि ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स है वे दोनों अनपेयर्ड हैं, ऐसे अलग अलग हैं, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसका मैग्नेटिक मोमेंट ओवरऑल हो गया जीरो। देखिए अब जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमेगा। हम लोग पढ़े कि यदि ऐसे दो ऑर्बिटल है, दोनों में इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो सेम स्पिन से, इन्हें कि एक में क्लॉकवाइज रखे तो दोनों में दूसरा में एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे, ऐसे तो नहीं होता है जनरली। तो जब सेम स्पिन से रखेंगे तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट इस इलेक्ट्रॉन का प्रोड्यूस होगा उसी डायरेक्शन में इसका भी प्रोड्यूस होगा। और जब दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है उसका डायरेक्शन सेम हो, तो फिर ओवरऑल सब्सटेंस के अंदर कोई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ रहेगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और फिर इस प्रकार के सब्सटेंस जो है वे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होंगे और वे काम करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो ये कहानी था कि कैसे किसी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। तो उसको हम लोग बताए कि सबसे पहले मोशन के चलते एंगुलर मोमेंटम बनता है, एंगुलर मोमेंटम स्टोर होने के चलते मैग्नेटिक मोमेंट, इसी मैग्नेटिक मोमेंट के थ्रू हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाते हैं। इसका मतलब वह कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के चलते उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होगा और वह एक मैग्नेट का काम करेगा। तो यदि कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का प्रत्येक एटम, सपोज हम लोग लोहा लिए तो लोहा का एक क्रिस्टल पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है, चुंबक में सटता है। अब इस क्रिस्टल में जितने भी एटम्स हैं ये सारे एटम्स खुद अपने आप में छोटा छोटा चुंबक का काम करेंगे, टीनी मैग्नेट। इस मैग्नेट को दिखाने के लिए हम लोग ऐसा एक बार मैग्नेट दिखलाते हैं, छड़ चुंबक ऐसा, और इसी को एक ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर से दिखाते हैं, डायरेक्शन बतलाता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो प्रत्येक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो एक एटम है या एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो भी एक पार्टिकल है वह अपने आप में एक छोटा मैग्नेट का काम करता है और उसको दिखलाने के लिए हम लोग ऐसा एक वेक्टर दिखलाते हैं। इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, या इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डोमेन। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डोमेन। तो ये दोनों चीज हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक डोमेन। तो अब इतना हम लोग को पता चल गया कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से डायामैग्नेटिक क्यों और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से पैरामैग्नेटिक क्यों। अब इस मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स के आधार पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का दो क्लासिफिकेशन है। इस मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स के आधार पे, इसके आधार पे मतलब इसके अलाइनमेंट के आधार पे दो प्रकार के होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एक को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिकली डाइल्यूट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और दूसरा मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड। तो ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का जो मतलब हम लोग जानते हैं पहले से वैसा ही कुछ है। तो अभी बताया कि जैसे कोई सब्सटेंस है वह पैरामैग्नेटिक है,
तो इस सब्सटेंस के अंदर इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे और प्रत्येक मॉलिक्यूल या एटम एक मैग्नेट का काम करेगा, जिसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर से दिखलाएंगे। अब यदि कोई सब्सटेंस हो और उसके अंदर ये जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स बनते हैं, ये सभी वेक्टर्स रैंडमली ओरिएंटेड हो, जैसे तैसे, कोई डायरेक्शन ना हो फिक्स, और एक दूसरे से काफी दूर हो। यदि कोई सब्सटेंस या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स हैं या बने हैं, उन सारे मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स का रैंडम ओरिएंटेशन हो, मतलब जैसे तैसे हो सब्सटेंस के अंदर, उनका कोई डेफिनिट अरेंजमेंट ना हो और वे एक दूसरे से काफी दूर हो। डाइल्यूट का मतलब यही हुआ कि एक दूसरे से काफी दूर होना। तो इस प्रकार के सब्सटेंस को हम लोग मैग्नेटिकली डाइल्यूट बोलते हैं। देखो, सब्सटेंस जैसे तैसे रहेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे। तो ये जो सॉलिड लिक्विड गैस हम लोग पढ़े, जरा याद करो कि किसके पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं? गैस के। इसका मतलब कि यदि कोई गैसियस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो वह मैग्नेटिकली डाइल्यूट होगा, जैसे ऑक्सीजन O2 या एक पैरामैग्नेटिक है, लेकिन ऑक्सीजन सैंपल लोगे तो जिसमें बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, चूंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं तो एक दूसरे से काफी दूर रहेंगे, तो उनके चलते जो वेक्टर बनेगा ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट का, उसको हम लोग ऐसे ही रैंडमली दिखलाएंगे एक दूसरे से काफी दूर। और इस प्रकार के सब्सटेंस काम करेंगे मैग्नेटिकली डाइल्यूट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। लेकिन वही यदि किसी सब्सटेंस में ये जो सारे वेक्टर्स बनते हैं मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स, ये सारे वेक्टर्स एक दूसरे से काफी नजदीक हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज्ड हो, तो फिर वैसे सब्सटेंस को मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड बोलेंगे। कंसंट्रेटेड का मतलब हुआ कि ये वेक्टर एक दूसरे से नजदीक रहेंगे। और फिर इसका फर्दर आगे क्लासिफिकेशन था फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक, जिसको डील करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग अभी इतना जाने मैग्नेटिक बिहेवियर में कि सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिज्म क्यों डेवलप हुआ, ओरिजिन इसका क्या है, और फिर जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर का कंसेप्ट आया, इसके अरेंजमेंट के आधार पे सब्सटेंस दो प्रकार के, मैग्नेटिकली डाइल्यूट और मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड। तो इसको एक बार लाइन बाय लाइन नोट से पढ़ लेना है। अभी जो मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड है और इसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। धन्यवाद।